चलो, कल हम डिस्कस कर रहे थे पर्वतीकरण और पर्वत निर्माण के सिद्धांत किन किन विद्वानों ने कौन कौन से दिए हैं उनके बारे में। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों में अभी तक हमने तीन सिद्धांतों की बात की है। उनमें सबसे पहले हमने कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत देखा, दूसरा जेफ्रीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत देखा, तीसरा डेली का महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत देखा। उसके बाद में अब अगला हमें बिंदु डिस्कस करना है, वो है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है, इसमें उसने भूगर्भ का जो अधिक तापमान है उसको पर्वतों की उत्पत्ति का कारण बताया है। और उसने कहा कि भूगर्भ में, वैसे होम्स ने पृथ्वी के ऊपर दो परतों की उपस्थिति मानी है। सबसे ऊपरी परत है उसको हम कह सकते हैं क्या, क्रस्ट, और उसके नीचे की जो परत है उसको अधः स्तर या सब स्ट्रेटम। ये जो सब स्ट्रेटम है, नीचे का स्तर है, इसमें टेम्परेचर कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण बढ़ता रहता है और वहां से वो जो ज्यादा तापमान है उसका सीधा क्षय नहीं हो पाता है। ऊपरी क्रस्ट में जो अधिक टेम्परेचर होता है वो तो पृथ्वी की बाह्य सतह से विकिरण की क्रिया द्वारा मुक्त कर दिया जाता है, या सागरीय तली में सागर के पानी में वो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन अधिक गहराई पर जो तापमान बढ़ा है रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, वो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर की ओर आना चाहती है, तो वो संवहन तरंगों के रूप में आती है। संवहन तरंगे नीचे सब स्ट्रेटम से चलकर ऊपर क्रस्ट में आती हैं और क्रस्ट के आधार पर आकर ये संवहन तरंगे क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं। ऐसा करने से हमारे धरातल के अंदर से कई संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है और फिर वो धरातल के नीचे क्षैतिज दिशाओं में चलती हैं। ऐसा करने से कई जगह दो संवहन धाराएं एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, अपसरण होता है, और कई जगह दो तरफ से आने वाली संवहन तरंगे आपस में टकराकर वापस नीचे बैठती हैं। तो संवहन तरंगे एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में चलती हैं। संवहन तरंगे ऊपर उठती हैं, क्रस्ट में क्षैतिज दिशा में चलती हैं और वापस नीचे बैठती हैं। तो आरोही संवहन तरंगे और अवरोही संवहन तरंगे, इन दो रूपों में हम इनको जान सकते हैं। किसी भी स्थान से जहां पर भूगर्भ में ताप अधिक है वहां से कोई संवहन तरंग उठती है और ये धरातल के नीचे आकर दो अलग अलग दिशाओं में जा सकती है, और ऐसे ही किसी दूसरे स्थान से उठने वाली जो संवहन तरंगे हैं वो भी धरातल के निकट आकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। जैसे ही किसी स्थान पर दो तरफ से आने वाली संवहन तरंगे क्षैतिज दिशा में मुड़ती हैं, वहां से वो वापस नीचे की ओर चली जाती हैं। तो ऐसा होने से संवहन तरंगों के कुछ तो हमें आरोही स्तंभ देखने को मिलते हैं और कुछ अवरोही स्तंभ देखने को मिलते हैं। जहां पर भी ये आरोही स्तंभ है वहां पर ऊपर का स्थलखंड अलग अलग दिशाओं में जाता है और यहाँ पर दो स्थलखंडों के बीच में गैप बनने से बनता है क्या, सागर। जहां पर भी दो तरफ से आने वाली संवहन तरंगे आपस में टकराती हैं, टकराकर नीचे धंसती हैं, तो ऊपर की सतह को भी नीचे धंसा देती हैं। ऐसा करने से यहां बनती है भूसन्नति, और जहां पर भूसन्नति बनती है उस भूसन्नति में इन क्षैतिज दिशा में चलने वाली संवहन तरंगों के कारण क्रस्ट के मलबा को पिघलाकर भूसन्नति में डाला जाता है, जिससे भूसन्नति की तली पर दबाव बढ़ता है। इसमें अवसादों का निक्षेपण होता रहता है और इन संवहन तरंगों की गति के कारण इसके ऊपर जो ताकत लगती है, संपीड़न लगता है, उसके कारण ये जो मलबा भूसन्नति में इकट्ठा हुआ है ये वलित होकर ऊपर उठ जाता है और यहाँ बन जाता है क्या,
पर्वत। तो पर्वतों की उत्पत्ति वहां होती है जहां 7 तरंगे आपस में टकराकर नीचे की ओर जाती हैं। जहां से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं वहां बनते हैं क्या? सागर। हम इसके माध्यम से सागरों की उत्पत्ति भी समझाते हैं और इसके माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति भी समझाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर फोकस करना है किसकी उत्पत्ति के ऊपर? पर्वतों की उत्पत्ति के ऊपर, कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पर्वतों का निर्माण गिरते स्तंभ की या अवरोही 7 तरंगों के वाले स्थान पर होता है। हम इस पूरे 7 तरंग चक्र की क्रियाविधि को देखें तो प्रारंभ में 7 तरंगे जहां पर एक दूसरे से अभिसारित होकर नीचे की ओर गति करती हैं, वहां भूसन्नति का निर्माण होता है। ये इस पूरे चक्र की पहली अवस्था के रूप से जाना जाता है। आगे चलकर इस भूसन्नति में मलबा का निक्षेपण या अवसादीकरण होता है, वो इसकी सेकंड स्टेज है और इसमें वलन पड़ने लगते हैं दबाव के कारण। और तीसरी स्टेज में ये मलबा वलित होकर ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेप के रूप में समझा जा सकता है, 3 चरणों के रूप में समझा जा सकता है। लिखिए होम्स का 7 तरंग सिद्धांत। लिखिए ये सिद्धांत 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति को समझाने हेतु भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति को समझाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। अगला बिंदु लिखिए होम्स ने पृथ्वी की संरचना को 2 परतों में विभक्त किया है। 2 परतों में विभक्त किया है। जो क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम, ऊपरी जो परत है वो है क्या? क्रस्ट, और नीचे वाली है क्या? सबस्ट्रेटम, या हम कह दें अधः स्तर, और इसको हम कह दें भू परपटी। जो क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम है आगे लिखिए क्रस्ट की रचना सियाल से एवं सबस्ट्रेटम की रचना सीमा से हुई है। क्रस्ट की रचना सियाल से एवं सबस्ट्रेटम की रचना सीमा से हुई है। अगला बिंदु लिखिए भूगर्भ में रेडियो एक्टिव पदार्थों से
ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, जिसके कारण संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। आगे लिखिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग की ऊष्मा परिचालन एवं विकिरण द्वारा नष्ट होती रहती है, परंतु अधः स्तर में ऊष्मा का संचयन होता रहता है। अधः स्तर में ऊष्मा का संचयन होता रहता है। आगे लिखिए, अधः स्तर से यह ऊष्मा संवहन तरंगों के रूप में ऊपर की ओर चलती हुई पृथ्वी की क्रस्ट या पपड़ी के नीचे पहुंचती है, क्रस्ट या पपड़ी के नीचे पहुंचती है। जहां पर इसकी दो स्थितियां होती है, लिखिए पहली स्थिति, जिस स्थान पर दो संवहन तरंगें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, वहां तनाव की शक्ति के कारण ऊपर के स्थलखंड भी टूटकर विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। एवं इनके बीच खुले भाग में सागरों का निर्माण होता है। खुले भाग में सागरों का निर्माण
होता है। ये तो हुई पहली स्थिति जहां 7 तरंगे एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जाती है। दूसरी स्थिति जहां दो तरफ से आने वाली 7 तरंगे आपस में टकराती हैं और नीचे की ओर अवतलित होती हैं, वहां संपीड़न की शक्ति काम करती है और नीचे गिरती हुई 7 तरंगों के कारण ऊपर की कृष्ठ का कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इसके कारण यहाँ एक भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। इस भूसन्नति में दोनों तरफ के स्थलखंडों का पदार्थ पिघल कर आता है, क्योंकि गर्म 7 तरंगे यहाँ के पदार्थ को पिघलाकर यहाँ लाती हैं। इससे दोनों ओर के जो महाद्वीपीय या महासागरीय ये खंड थे परपटी के, ये पतले होते जाते हैं और इनका मलबा इसमें निक्षेपित होता जाता है। साथ ही इनका एक दूसरे की ओर दबाव पड़ने के कारण इस मलबा पर वलन पड़ते हैं और ये ऊपर उठ जाता है। लिखिए दूसरी स्थिति, जिस स्थान पर दो विभिन्न केंद्रों से उठने वाली संवहन तरंगे, दो विभिन्न केंद्रों से उठने वाली संवहन तरंगे क्षैतिज गति करती हुई आपस में मिलती हैं वहां अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति, दबाव या हम कह सकते हैं संपीड़न, दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। एवं यहां से ये संवहन तरंगे नीचे की ओर अवतलित होती हैं। संवहन तरंगे नीचे की ओर अवतलित होती हैं, जिससे ऊपरी परपटी में धसाव होकर भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति का निर्माण होता है, अर्थात भूसन्नति की स्थिति अवरोही संवहन तरंगों के ऊपर होती है। आगे लिखिए, इस भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण होता रहता है। इस भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण होता रहता है, जिससे
जिससे इसकी तली निरंतर धंसती जाती है। निरंतर धंसती जाती है। आगे लिखिए, दोनों तरफ के स्थलखंडों से आने वाली संवहन तरंगे कृष्ठ के पदार्थों को भूसन्नति की ओर स्थानांतरित करती हैं। आगे चलिए, दोनों ओर की संवहन तरंगों के साथ आते हुए स्थलखंडों के दबाव से भूसन्नति का मलबा वलित होकर ऊपर उठ जाता है। भूसन्नति का मलबा वलित होकर ऊपर उठ जाता है। जिससे यहां पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात संवहन तरंगों का वेग कम हो जाता है। एवं यह चक्रीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह चक्रीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो संवहन तरंगों के माध्यम से गिरते स्तंभ की या अवरोही स्तंभ की संवहन तरंगों वाले स्थान पर भूसन्नति के निर्माण, उसमें अवसादों का निक्षेपण और संपीड़न की शक्ति के कारण अवसादों के वलित होकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को पर्वत निर्माण के चक्र के रूप में समझाया किसने? होम्स ने। रेडियोएक्टिव तत्वों पर ही आधारित होम्स का सिद्धांत है, क्योंकि यहां से जो भी ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही है वो किसका परिणाम है? रेडियोएक्टिव तत्वों से मुक्त हुई ऊष्मा का। हालांकि रेडियोएक्टिव तत्वों से मुक्त हुई ऊष्मा यहाँ ज्यादा होती है, ऊपरी भाग में रेडियोएक्टिव तत्व ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी ऊष्मा तो विकिरण और जो संचलन की क्रिया उससे मुक्त हो जाती है। नीचे चाहे रेडियोएक्टिव तत्व कम है, लेकिन उनकी ऊष्मा इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाती। उसके जाने के लिए कौन सी तरंगों के रूप में चलना पड़ता है? संवहन तरंगों के रूप में चलना पड़ता है। इन्हीं रेडियोएक्टिव तत्वों के आधार पर ही एक और थ्योरी पर्वतों की उत्पत्ति की प्रस्तुत की है, वो जॉली ने की है, जिसे हम जॉली का
रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर ही वैसे समझाया था किसने? होम्स ने। रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर ही बात कर रहा है कौन? जोली। इसका यह मानना है कि भूगर्भ के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके कारण जो इसके ऊपर का जो सियाल का पदार्थ है उसकी ऊष्मा तो ऊपर की तरफ क्षय हो जाती है, और महासागरों के नीचे की जो सियाल है, परपट्टी है, उसकी ऊष्मा महासागर के जल में मुक्त हो जाती है। उसके नीचे की जो परत है उसमें जो तापमान बढ़ता जाता है, उस बढ़ते हुए तापमान के कारण आगे चलकर वो चट्टानें अपने गलनांक के बिंदु तक पहुंच जाती है, और ऐसा करने से उन चट्टानों में पिघलने की क्रिया होने लगती है। इस क्रिया के कारण हम देखते हैं कि एक तरफ जो सागरीय भाग और जहां स्थलीय भाग दोनों मिलते हैं, उस किनारे पर पर्वत कैसे बनते हैं, जोली ने उनको समझाने की कोशिश की है। तो इसका कहना है कि एक बार सागरीय जल है वो स्थलीय खंड के ऊपर कुछ ऊंचाई तक आएगा, और ऐसी स्थिति में उस किनारे के ऊपर अवसादों का निक्षेपण हो जाएगा, और बाद में उस सागरीय किनारे का निवर्तन होने से वो जो निक्षेपण हुआ था वो वापस बाहर रह जाएगा, और दोनों तरफ से दबाव की शक्तियों के कारण ये जो किनारे पर पदार्थ निक्षेपित हुए थे ये संपीड़न के कारण वलित होकर ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्वतों का निर्माण हमें महासागरीय और महाद्वीपीय खंड जहां एक दूसरे से मिले हुए हैं उस किनारे पर जो बने हैं उनकी व्याख्या कर पाते हैं। जोली ने उनकी ही व्याख्या करके हमें बताया है। इसके सिद्धांत को हम तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। लिखिए। जोली ने यह सिद्धांत 1925 में प्रस्तुत किया। आगे लिखिए। इसे तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु लिखिए। जोली के अनुसार भूगर्भ में जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं उनसे मुक्त हुई ऊष्मा ऊपरी सियाल से तो विकिरण एवं संचलन के रूप में नष्ट हो जाती है। परंतु अधः स्तर के निचले भाग में
इसका संचय होता रहता है। जिसके कारण अधेय स्तर पिघलता है। अधेय स्तर पिघलता है जिससे पृथ्वी के व्यास का विस्तार होता है, क्योंकि पिघलने की क्रिया से वो फैलेगा और फैलेगा तो पृथ्वी का व्यास बढ़ेगा, व्यास में विस्तार होता है, जिसके कारण महाद्वीपीय खंड ऊंचे उठ जाते हैं। महाद्वीपीय खंड ऊंचे उठ जाते हैं। अब देखो, पिघलने की क्रिया के दो रिजल्ट होंगे। जो ऊपर का मटेरियल है, हम यहां पर बात कर लें कि ये सागरीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। ऊपर का जो मटेरियल है उससे तो ऊष्मा क्षय हो जाती है, यहां पर इस जल में मुक्त हो जाती है और यहां से विकिरण और संसरण के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन नीचे वाला जो ये सबस्ट्रेटम है, या नीचे वाली जो सीमा परत है, या ऊपर वाली हम कहते हैं कौन सी, सियाल, नीचे वाली ये सीमा परत जब अधिक तापमान का संचय होने के कारण पिघलती है तो इसमें फैलाव होता है। फैलाव होने से ग्लोब का व्यास बढ़ता है, उसके कारण ये महाद्वीपीय खंड ऊंचे उठते हैं। ऊंचे तो उठ गए, लेकिन सीमा ये जो परत है इसके पिघलने के कारण इसकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि पिघलकर जैसे ही ये फैलेगी तो इसका घनत्व कम हो गया, और इसका घनत्व कम होने के कारण ये जो सियाल वाला भाग है ये तुलनात्मक रूप से अधिक घनत्व का रह जाता है, इसलिए ये सीमा के अंदर डूबने लगता है। तो सीमा के अंदर जैसे ये डूबेगा तो ये जो जल का लेवल है ये महाद्वीपों के ऊपर के भाग तक आ जाएगा, यानी ये क्षेत्र ऐसे डूबेगा तो किनारे वाले भाग पर समुद्र का पानी चढ़ जाएगा। तो एक बार किनारा पानी के अंदर डूबेगा, और जैसे ही पानी के अंदर डूबेगा तो यहां पर अवसादों का क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। बाद में किनारा वापस निकलेगा और खिंचाव दबाव की शक्तियों के कारण यही मलबा वलित होकर पर्वत के रूप में सामने आएगा। लिखिए, परंतु सीमा परत के पिघलने से उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है, इसलिए सियाल के भाग उसमें डूबने लगते हैं, जिससे महाद्वीपीय किनारों पर समुद्र के जल का विस्तार हो जाता है। समुद्र के जल का विस्तार हो जाता है एवं इस किनारे पर अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। अवसादों का निक्षेपण होने
लगता है। तो देखिए, हमने पहली प्रक्रिया तो ये देखी, जैसे ही ये जो मटेरियल है सीमा का ये पिघलेगा, तो पिघलने से ग्लोब का व्यास का विस्तार होगा, जिससे किनारे भाग ऊंचे उठेंगे महाद्वीप के रूप में। लेकिन पिघलने से घनत्व कम हुआ, उसके कारण ये जो सियाल है ये थोड़ा ऐसे नीचे बैठेगा, और जैसे ये नीचे बैठेगा तो ये जो पानी का लेवल है ये किनारे के ऊपर चढ़ जाएगा और यहां अवसादों का निक्षेपण हो जाएगा। लेकिन एक सीमा तक डूबने के बाद में सियाल पूरा सीमा में नहीं डूब जाएगा, जितना घनत्व कम हुआ उतना सियाल इसके अंदर डूबेगा। यानी ये जो लेवल था, यहाँ सियाल और सीमा की विभाजन था, तो ऐसा हम कहते हैं कि ये सियाल थोड़ा सा सीमा के अंदर डूब गया। ऐसा डूबने से सियाल नीचा हुआ तो समुद्र का पानी महाद्वीप के किनारे पर चढ़ गया और किनारे पर अवसादों का निक्षेपण होने लगा। लेकिन एक सीमा तक ही डूबेगा, उसके बाद में नहीं डूबेगा। उसके बाद में सियाल इस सीमा पर तैरेगा। तो सियाल के खंड इस सीमा वाली परत के ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं ज्वारीय बल के कारण, जो कि वेगनर ने भी बताया था कि ज्वारीय बल के कारण स्थल खंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो इसके ऊपर तैरते हुए आगे चलते हैं। लेकिन सीमा परत जो पहले पिघल गई थी वो आगे चलकर धीरे धीरे वापस ठंडी होने लगती है और ठंडी होकर ये जमती है, तो ये इस सियाल के तैरने का विरोध कर देती है। पहले सियाल आराम से तैरता हुआ जा रहा है क्योंकि ये द्रव अवस्था में है। जैसे ही ये वापस गाढ़ी होती है, कठोर होती है, तो फिर सियाल को आगे नहीं बढ़ने देती। इसमें अवरोध आता है, तब ये मलबा वलित होकर ऊपर उठ जाता है। लिखिए, सियाल के भाग सीमा में कुछ गहराई तक डूबने के पश्चात उसके ऊपर तैरने लगते हैं। जिसके कारण निचली परत सीमा या अधः स्तर का ताप वापस घटने लगता है। अधः स्तर का ताप वापस घटने लगता है, जिससे सीमा परत का घनत्व वापस बढ़ता है। एवं पृथ्वी में संकुचन होता है। महाद्वीपीय किनारे जो सागरीय जल में डूब गए थे, वो वापस बाहर निकलते हैं।
एवं किनारे पर जमे इन अवसादों पर जब दबाव पड़ता है तो ये वलित होकर ऊपर उठ जाते हैं। जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो जॉली का जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है वो एक तरीके से तापीय चक्र सिद्धांत है। सीमा या सबस्ट्रेटम का तापमान एक बार बढ़ना और एक बार वापस घटना, इसी प्रक्रिया के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति ये समझाता है। जैसे ही इसका ताप बढ़ता है तो ये पिघलती है, पिघलने से पृथ्वी में प्रसार होता है, ये खंड ऊपर उठते हैं। लेकिन इसके पिघलने से इसका घनत्व कम हुआ, इसलिए सियाल इसमें डूबता है। ऐसा होने से समुद्र का पानी महाद्वीपीय किनारों पर चढ़ जाता है और वहां पर उस किनारे पर अवसादों का निक्षेपण होता है और बाद में ये सियाल के खंड इसके ऊपर तैरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण ये वापस जमने लगता है, इसका घनत्व बढ़ने लगता है। घनत्व बढ़ने से इसमें वापस संकुचन होगा, सियाल जो इसमें डूबा था वो वापस बाहर निकलेगा। ये वापस बाहर निकलेगा तो जो महाद्वीप के किनारे पानी में डूब गए थे वो वापस बाहर निकल आएंगे, पानी नीचा चला जाएगा, ये खंड ऊंचा आ जाएगा। जैसे ही ये दबाव पड़ेगा तो ये जो मलबा किनारे पर जमा हुआ था, ये जो वहां पर एक भूसन्नति के रूप में था, ये वलित होकर ऊपर उठता है। इस तापीय चक्र के रूप में तापमान के बढ़ने और घटने की क्रमिक प्रक्रिया के रूप में पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है किसने? जॉली ने। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो सबसे सटीक जो व्याख्या की गई है वो की गई है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर। वैसे हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से देखा हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में आपने पूरी पृथ्वी को कुछ छोटी और बड़ी प्लेटों से बना हुआ माना था, जो कि ऊपर का दृढ़ खंड है और ऊपर का यह दृढ़ खंड स्थिर होने के बजाय गति करता है। ऑयलर के अनुसार प्रत्येक प्लेट का जो ध्रुव है, उसका जो सेंटर है, उसके चतुर्दिक वो प्लेट ऐसे घूमती है और ऐसा घूमने से दो प्लेटें आपस में टकरा सकती हैं या एक दूसरे से दूर जा सकती हैं या एक दूसरे के अगल बगल से खिसक सकती हैं। तो तीन प्रकार के प्लेटों के किनारे होते हैं, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। अपसारी किनारों के सहारे सागरों की उत्पत्ति होती है। संरक्षी किनारों के सहारे आपको कुछ भ्रंश देखने को मिलते हैं, लेकिन अभिसारी किनारों के सहारे आपको पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। पर्वत और खाइयां ये अभिसारी किनारों के साथ में बनती है। जब दो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तब भी पर्वत बनते हैं। जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तब भी पर्वत बनते हैं। लेकिन जब दोनों महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो समुद्रों में खाई और द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी में हमने दो तरीके के अभिसरण देखे थे, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का अभिसरण। इस अभिसरण की क्रिया में भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है और दोनों के किनारे पर जो भी मलबा था, अवसाद था, वो इस दबाव के कारण, संपीड़न के कारण भिंचकर या वलित होकर ऊपर उठ जाता है। इसलिए अभिसारी किनारों के सहारे पर्वतों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो ये जो सटीक व्याख्या वर्तमान में जो आधुनिक मत है प्लेट विवर्तनिकी, उसके माध्यम से की गई है। लिखिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
लिखिए पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ खंड ऊपरी दृढ़ खंड कई बड़ी व छोटी प्लेटों का कई बड़ी व छोटी प्लेटों का बना हुआ है। बड़ी व छोटी प्लेटों का बना हुआ है। ऑयलर के अनुसार ये प्लेट पृथ्वी पर अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं, वर्ताकार गति करती हैं। जिससे प्लेटों का अपसरण अभिसरण एवं एक दूसरे के अगल बगल से खिसकने की क्रियाएं होती हैं। एक दूसरे के अगल बगल से खिसकने की क्रियाएं होती हैं। आगे लिखिए जहां दो प्लेटों का अभिसरण होता है उसे विनाशी किनारा कहा जाता है। जहां भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। यह अभिसरण दो महाद्वीपीय प्लेटों का या एक महाद्वीपीय व एक महासागरीय प्लेट का या दो महासागरीय प्लेटों का होता है। लिखिए जहां दो महाद्वीपीय प्लेटें
या एक महाद्वीपीय व एक महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, वहां पर्वतों की उत्पत्ति होती है, वहां पर्वतों की उत्पत्ति होती है। लिखिए, दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के समय भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है, भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है एवं हल्की प्लेट के किनारे पर संपीड़न के कारण पर्वत श्रेणी बनती है। संपीड़न के कारण पर्वत श्रेणी बनती है। इसी प्रकार महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के समय महाद्वीपीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है, महाद्वीपीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है, महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है। एक महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट के अभिसरण के समय महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है एवं महाद्वीपीय प्लेट के किनारे पर संपीड़न के कारण पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी गई थी पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संदर्भ में। ज्यादातर प्रश्न इसी तरीके का होता है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आधुनिक मत इनके संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी है और ज्यादा सटीक व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ही मानी जाती है। लेकिन इस प्लेट विवर्तनिकी से हम सभी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या अभी तक नहीं कर पाए हैं और पर्वतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। अलग अलग कालखंडों में जो पर्वत बने हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कोई भी एक सिद्धांत उन सभी की उत्पत्ति समझाने में सक्षम नहीं है। ज्यादातर हम ये जो सिद्धांत देख रहे हैं ये
आधुनिक काल के या अल्पाइन युग के जो मोड़दार पर्वत हैं, इनकी उत्पत्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप पर्वत निर्माण की जो 4 हलचलें अब तक देख चुके हैं, प्रत्येक के दौरान किस तरीके से पर्वत बने होंगे, उन सभी प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या ये थेरीज नहीं कर पा रही है। कोई भी ऐसी थेरी कंप्लीट नहीं है। पर्वतों की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को हमने देख लिया है और